Hello dear student, my name is Chandresh Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's subject name is Microwave and Radar. Today's chapter name is Microwave Passive Components. Today's topic name is Ferrite Components, Isolator, Circulator, Gyrator Accessories में फ्लेंजेस, रोटेटिंग कपलिंग, बेंड्स, कॉर्नर, टैपर एंड ट्विस्ट। अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी वो एक बार देख लेते दोस्तों, जैसे रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन, ई प्लेन टी पढ़े, वोल्टेज टी पढ़े, सीरीज जंक्शन टी पढ़े। उसके बाद एच प्लेन टी पढ़े, करंट टी पढ़े, शंट टी पढ़े, मैजिक टीज पढ़े, हाइब्रिड टीज पढ़े, मैजिक टीज पढ़े और ई एच प्लेन टी पढ़े। रैट ट्रेस रिंग टीज पढ़े हैं इन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। ये सब टीज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे वो जो वेवगाइड है, वेवगाइड को ज्वाइन कर। कोर्स आउटकम यानी ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है। मेंटेन पैसिव माइक्रोवेव कंपोनेंट एंड डिवाइसेस। पैसिव माइक्रोवेव कंपोनेंट्स का नॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है और उसके डिवाइसेस का भी नॉलेज यहाँ पे आपका यानी इससे नॉलेज आपका बढ़ने वाला है ये चैप्टर में। आपको यूनिट आउटकम यानी ये यूनिट पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है। तो डिस्क्राइब विथ रिलेवेंट स्केच द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गिवन फेराइट कंपोनेंट्स, यानी अलग अलग फेराइट कंपोनेंट्स है उसका वर्किंग प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। सेशन आउटकम, आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो अपन देखते हैं। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड फेराइट कंपोनेंट्स जैसे आइसोलेटर और सर्कुलेटर, इसके बारे में पढ़ना है। गायरेटर एसेसरीज में फ्लेंजेस के बारे में पढ़ना है, रोटेटिंग कपलिंग के बारे में पढ़ना है, बेंड्स एंड कॉर्नर के बारे में पढ़ना है, टैपर एंड ट्विस्ट के बारे में पढ़ना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम पीओ एंड पीएसओ। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसे कहते हैं, यानी उसके बाद आप वो कौन कौन से जो प्रोग्राम आउटकम है उसे सेटिस्फाइड करते या फिर मैप करते हैं जो एनबीए ने दिए हुए हैं। ये 10 पीओ यहाँ पे लिखे हुए हैं और 2 पीएसओ लिखे हुए हैं। फर्स्ट है बेसिक नॉलेज जो फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड रहते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं, बेसिक सब्जेक्ट के लिए रहते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन नॉलेज जो अपने फील्ड रिलेटेड रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के बारे में ये टॉपिक है। तो वो जो टॉपिक है ये नॉलेज उससे कवर हो रहा है क्या ये पता करते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी आज जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें वो करने के बाद अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, ये अपन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम में आता है। जो है PO3। PO4 क्या है, इंजीनियरिंग टूल्स, यानी आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे कोई ऐसा नॉलेज जो डेवलप हो रहा है क्या जहाँ पे इंजीनियरिंग टूल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से कोई टूल्स का यूज किया जा रहा है क्या, वो आपको पता यानी PO4 में होता है वो। उसके बाद PO5 इंजीनियर एंड सोसाइटी। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका सोसाइटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, लीगल इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस से आपका नॉलेज बढ़ रहा है क्या, तो PO5 सेटिस्फाइड होता है। PO6 क्या होता है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर का वातावरण है उसका वो टॉपिक पढ़ने के बाद इस रिलेटेड आपका कोई नॉलेज बढ़ने वाला है क्या, वो है PO6। PO7 यानी क्या, इथिक्स यानी क्या, बिहेवियर। अपना जो बिहेवियर के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है क्या आज का टॉपिक पढ़ने के बाद, ये PO7 बताता है। PO8 क्या है, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। इंडिविजुअल एंड टीम वर्क में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे
आप आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हो उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है या फिर टीम मेंबर करके कुछ काम करना है क्या, इसका नॉलेज कोई बढ़ रहा है क्या, तो ये PO8 होता है। उसके बाद PO9 ये होता है कम्युनिकेशन रिलेटेड। ये कम्युनिकेशन रिलेटेड क्या है कि जैसे आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले उससे आपका कोई कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होने वाला है क्या, ये बताता है। नेक्स्ट है PO10। PO10 क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या है कि यहाँ पे जो आपको कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल जो आगे चेंजेस होने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में, इसके बारे में आपको इसके बारे में नॉलेज आने वाला है क्या ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ये है PO10। नेक्स्ट है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, यानी व्हाट शी ऑल ही विल एबल टू द इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेसिफिक इंडस्ट्री सून आफ्टर द डिप्लोमा प्रोग्राम। ये है PSO1। PSO1 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यहाँ पे मेंटेन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप अलग अलग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो टाइप्स रहते हैं, जो सिस्टम्स है, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज आने वाला है क्या। और एक है PSO2, यानी क्या है इसमें EDA टूल्स यूज। EDA टूल्स का मतलब क्या, इस रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ने के बाद कोई सॉफ्टवेयर का आप यूज करने वाले हो क्या, उसका कोई नॉलेज आने वाला है क्या। तो ऐसे PO1 से लेके PO10 तक रहते हैं, और एक रहता है PSO1 PSO2। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आज का जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आप उस रिलेटेड आपका PO1 सेटिस्फाइड हो रहा है, मैप हो रहा है। जैसे क्योंकि ये टॉपिक में मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड, उससे वो रिलेट करता है, इसलिए इस यहाँ पे टिक किया गया। सेकंड है डिसिप्लिन नॉलेज, यानी अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है, वो चीज़ सेटिस्फाइड हो रही, मैप हो रही, इसलिए यहाँ पे अपन राइट किए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी यहाँ से अपन कुछ एक्सपेरिमेंट इस रिलेटेड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी PO3 भी सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ राइट किया है। नेक्स्ट है PO4 इंजीनियरिंग टूल्स। ये टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े मशीनरी है उसके टूल्स है, जैसे सोल्डरिंग गन, वायर्स, ये सब चीज़ें, कटर्स, ये सब टूल्स जो है वो यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट किया हुआ है। लाइफ लॉन्ग PO10 सेटिस्फाइड होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फ्यूचर में, तो आज जो अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले उसकी जो टेक्नोलॉजी की मदद लेके अगर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज हुई तो अपने को ये टॉपिक पढ़ने के बाद उसका नॉलेज आ सकता है। तो ये भी मैप हुआ है PO10, यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ है। और ये PSO में PSO1 सेटिस्फाइड हुआ है, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में ही एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड हुआ है। आपको ये करने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के बारे में पता होना ज़रूरी है, माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर के बारे में पता होना ज़रूरी है, माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल चैनल के बारे में पता होना ज़रूरी है, और माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रिसीवर के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हर जगह हाई फ्रिक्वेंसी दिया है, क्योंकि जो ये माइक्रोवेव अपन वेवगाइड पढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। माइक्रोवेव जो जहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी है वहाँ पे माइक्रोवेव ये वर्ड आता ही है, तो आपको इसके सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए। इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर लगेगा और रिसीव करने के लिए रिसीवर लगेगा, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल जाने के लिए चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अलग अलग चैनल रह सकते हैं, जैसे वायर हो गया, वेवगाइड हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। तो ये चैनल ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ सिग्नल लेके जाने का काम करता है। सेकंड अपना 2 चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जो है वेवगाइड के ऊपर में। ये वेवगाइड एक्चुअल क्या रहता है वो अपन देखते हैं। द ओरिजिनल एंड मोस्ट कॉमन मीनिंग इज हॉलो कंडक्टिव मेटल पाइप
used to carry high frequency radio wave called microwave waveguide। ये आपको दिख रहा है, 1 2 3 और ये 4। ये क्या है, एक मेटल से बना हुआ हॉलो मेटेलिक ट्यूब है। यानी हॉलो का मतलब ये अंदर से खुला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यानी यहाँ से जैसे पानी का पाइप रहता है वैसे ये मेटल से बना हुआ, वो प्लास्टिक का रहता है, ये मेटल से बना हुआ एक पाइप है जिसे वेवगाइड कहते हैं, जहाँ से सिग्नल जा सकते। जैसे पानी के पाइप से पानी जाता है वैसे ये वेवगाइड से जो मेटल से बना हुआ है इसमें से एक जगह से दूसरी जगह पे माइक्रोवेव सिग्नल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिंपल तरीका, तो इसलिए क्या बोला है कि मेटल से पाइप है वो कंडक्टिव है। कंडक्टिव यानी मेटल से बना हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल जा टू कैरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। ये क्या करता है, अपने साथ कैरी करता है, लेके जाता है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव कॉल्ड माइक्रोवेव वेवगाइड। और ये इंडस्ट्री में इस तरीके से ये माइक्रोवेव गाइड होते हैं। तो पहला अपन ने देखा ट्रांसमिशन लाइन इसके पहले, और ये सेकंड वाला है वेवगाइड। पहला टॉपिक है सर्कुलेटर। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे 4 पोर्ट है, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4। और ये इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, जहाँ पे पोर्ट 1 है, यहाँ पोर्ट 3 है और यहाँ पोर्ट 2 है। ये उसका एक्चुअल व्यू है, इस तरीके से दिखता है, और ये इंडस्ट्री में इस तरीके से ये दिखता है। तो देखते हैं, सर्कुलर इज अ 4 पोर्ट माइक्रोवेव डिवाइस। इसमें 4 पोर्ट होते हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 और पोर्ट 4, which has a property that each terminal is connected only to the next clockwise direction। यानी इसका मतलब क्या कि जैसे ये एरो से आपको दिख रहा है कि पहला पोर्ट 2 कनेक्टेड है पोर्ट 3 से, पोर्ट 3 कनेक्टेड है पोर्ट 4 से, पोर्ट 4 कनेक्टेड है पोर्ट 1 से, और पोर्ट 1 कनेक्टेड है नेक्स्ट है पोर्ट 2 से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉक इस तरीके से घूमती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। दे आर यूजफुल इन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, टनल डायोड एम्पलीफायर, डुप्लेक्सर एंड इन रडार। यानी ये कहाँ पे यूज किया जाता है, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में, टनल डायोड में, एम्पलीफायर्स में, डुप्लेक्सर जो रडार में यूज करते हैं उसमें ये यूज किया जाता है सर्कुलेटर। 4 पोर्ट फैराडे रोटेशन सर्कुलेटर शोन इन फिगर। फैराडे रोटेशन सर्कुलेटर ये आपको इस फिगर में दिखाई दिया है। पावर फ्रॉम पोर्ट 2 will have plane of polarization already tilted by 45 degree with respect to port 1। यानी पोर्ट 2 का जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पोर्ट 2 पोर्ट 1 से, जैसे पोर्ट 2 ये पोर्ट 1 से 45 डिग्री टिल्ट है, यानी ऐसा उसको बेंड किया हो गया है। तो ड्यू टू दिस पोर्ट 2 पासेस टू द पोर्ट 3, यानी पोर्ट 2 से जो सिग्नल निकलता है वो हमेशा पोर्ट 3 के तरफ जाता है, ना कि पोर्ट 1 के तरफ जाता है। इससे ये बताना है कि ये जो लास्ट सेंटेंस है ये पोर्ट ऐसा हर पोर्ट के लिए होता है। एक पोर्ट से आप बाकी पोर्ट के बारे में पता कर सकते हो कि पोर्ट 2 जो है इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, सिग्नल जिस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं उसे कहते हैं सिग्नल ट्रांसफ़र होने का रास्ता। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑलरेडी टिल्टेड बाय 45 डिग्री, यानी पोर्ट 2 से जो सिग्नल जाएगा वो 45 डिग्री टिल्ट रहेगा, यानी बेंड होके वो ट्रांसफ़र होगा पोर्ट 3 में, ना कि वो ट्रांसफ़र होगा पोर्ट 1 में। और ये आसान करके इस डायग्राम में समझ सकते हैं अपन कि पोर्ट 2 से जो इनपुट दिया जा रहा है वो पोर्ट 3 से आउटपुट में निकल रहा है, ना कि ये पोर्ट 1 से निकल रहा है। तो ये चीज़ आपको इसमें, और ये हर पोर्ट के लिए लागू है। ऐसा अपन पोर्ट 3 के लिए भी लिख सकते, पोर्ट 4 के लिए लिख सकते, और पोर्ट 1 के लिए भी ये सेम थिंग जो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें जो लिखा है वो अपन लिख सकते हैं। इन दिस टाइम पोर्ट 4 अनअफेक्टेड ड्यू टू फेराइट। और इस वक्त
पोर्ट यानी यहाँ पे क्या बोला है, पोर्ट 2 का सिग्नल पोर्ट 3 से निकलता है, पोर्ट 2 का सिग्नल 3 से निकलता है, तो यहाँ पे पोर्ट 4 जो है वो अनअफेक्टेड रहता है। तो सिमिलरली पोर्ट 3 इज कपल्ड ओनली टू द पोर्ट 4। पोर्ट 3 कहाँ पे, पोर्ट 3 जो कनेक्टेड है इज ओनली कनेक्टेड टू द पोर्ट 4 एंड पोर्ट 4 is only connected to the port 1. Port 4 is only connected to the port 1. ये है सर्कुलेटर। इस तरीके से ये सर्कुलेशन में काम करता है। नेक्स्ट है आइसोलेटर। आइसोलेटर में क्या है, इसके बारे में आप सिंपल, ये है इसका एक्चुअल व्यू। ये आपको डायग्राम एग्जाम में निकालना है। ये भी एक डायग्राम है इस आइसोलेटर की। तो इसमें सिंपल एक आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए कि ये है माइक्रोवेव सोर्स, ये है अपना आइसोलेटर, ये है लोड। तो हमेशा क्या होता है और क्या होना चाहिए, हमेशा माइक्रोवेव सोर्स से सिग्नल लोड के तरफ जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये इम्पीडेंस मैच नहीं होने की वजह से, ये सोर्स का इम्पीडेंस यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है लोड के प्रॉपर्टी से मैच नहीं होने की वजह से सिग्नल सोर्स से लेकर लोड तक तो जाता है, लेकिन कभी कभी ये रिवर्स भी आने की कोशिश करता है, और ये रिवर्स अपने को नहीं चाहिए, रिवर्स अपने को चाहिए नहीं। तो इस रिवर्स को रोकने के लिए बीच में अपन आइसोलेटर लगाते। आइसोलेटर क्या करते हैं कि सोर्स से लोड तक तो सिग्नल जाने देता है, लेकिन जब लोड से सोर्स के तरफ सिग्नल जाने की कोशिश करता है तो सीधा वो उसे ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। तो यही इसका वर्किंग है। एन आइसोलेटर इज अ 2 पोर्ट डिवाइस। यहाँ पे 2 पोर्ट डिवाइस, इधर एक पोर्ट है, यहाँ पे सेकंड पोर्ट है, which provides very small amount of attenuation for transmission from port 1 to port 2। यानी ये वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अटेन्यूएशन यानी रोकता है फॉर ट्रांसमिशन फ्रॉम पोर्ट 1 टू पोर्ट 2। यानी अगर सिग्नल पोर्ट 1 से लेके 2 तक जाता है तो उससे अटेन्यूएशन यानी बहुत कम रोकता है। ऐसा नहीं कि टोटल नहीं रोकता है, लेकिन उसका वो कम इसमें रोकता है, तो सिग्नल ट्रांसमिशन होने देता है। और वही अपने को चाहिए, हमेशा सिग्नल सोर्स टू लोड जाना चाहिए, लेकिन बट प्रोवाइड्स मैक्सिमम अटेन्यूएशन फॉर द ट्रांसमिशन फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1। लेकिन जब 2 से लेके 1 तक जाने की कोशिश करता है तो उसमें मैक्सिमम अटेन्यूएशन रखता है। अटेन्यूएशन यानी उसमें वो वहाँ पे यानी 2 से लेके 1 तक जाने ही नहीं देता। अटेन्यूएशन यानी लॉसेस कर देता है, अटेन्यूएट कर देता है, सिग्नल को ख़त्म कर देता है वहीं पे। दिस इज वेरी डिजायरेबल व्हेन वी वांट टू मैच अ सोर्स विथ वेरिएबल लोड। ये अपने को इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोर्स ये मैच करना चाहिए लोड से, तो ही तो मैक्सिमम सिग्नल सोर्स से लोड को मिलेगा। व्हेन एन आइसोलेटर इंसर्टेड बिटवीन द माइक्रोवेव जनरेटर यानी माइक्रोवेव सोर्स एंड द लोड, जब ये आइसोलेटर इंसर्ट करते यानी इसके बीच में लगाते, किसके बीच में, माइक्रोवेव जनरेटर, यानी ये हो गया माइक्रोवेव जनरेटर एंड लोड जनरेटर इज coupled to the load, then reflection if any from the load side are completely absorbed by the isolator। यानी इसका मतलब क्या, लोड से अगर सिग्नल आ रहा है तो सीधा उसे एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी वो उसको ख़त्म कर देता है। इफ एनी फ्रॉम reflection if any from the load side are completely absorbed by the isolator, यानी लोड से जो रिफ्लेक्शन आते हैं वापस आते हैं उसे वो आइसोलेटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ख़त्म कर लेता है। ये हो गया आपका आइसोलेटर। नेक्स्ट है फ्लेंजेस यानी क्या, ये जो आपको दिख रहा है ये वेवगाइड है अपना, अपन इस पर पहले वेवगाइड पढ़ा है। इसका जो ये जो पार्ट है कनेक्ट करने का ये है फ्लेंजेस।
तो ये फ्लेंजेस के बारे में ये आपको डायग्राम वेवफॉर्म में एग्जाम में निकालने के लिए ये दो डायग्राम है। तो ये कैसा है, ये आपको नट बोल्ट कनेक्ट करने के लिए ये होल्स दिए गए, तो इस तरीके से यहाँ पे नट बोल्ट कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो चार है यहाँ पे नट बोल्ट कनेक्ट करके एक वेवगाइड दूसरे वेवगाइड को कनेक्ट किया जाता है। सपोज ये वेवगाइड इस वेवगाइड को कनेक्ट करना है तो या इसको और इसको नट बोल्ट लगा के इसे फिक्स किया जाता है या फिर सोल्डरिंग किया जाता है। A typical piece of waveguide which have flanges in either end। इसमें क्या है, फ्लेंजेस, यानी ये फ्लेंजेस है, ये जो फ्लेंजेस है ये दोनों साइड में वेवगाइड के रहते हैं। विच इज सपोज टू यूज फॉर जॉइनिंग वेवगाइड्स कंपोनेंट और टू वेवगाइड। ये क्या करते हैं, जॉइन करने के लिए वेवगाइड को या दो वेवगाइड को जॉइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसे नट बोल्ट लगा के कनेक्ट करने के लिए या फिर उसे सोल्डर करने के लिए दो वेवगाइड को कनेक्ट किया जाता है। फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन दैट इज फ्लेंजेस आर सोल्डर्ड इनटू द वेवगाइड। लोअर फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन जब करना है जब तो उस टाइम पे फ्लेंजेस आर सोल्डर्ड इनटू द वेवगाइड। तो अगर लोअर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेशन करना है तो ये जो फ्लेंजेस है ये दो फ्लेंजेस एक में को कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोल्डरिंग। डायरेक्ट उसको सोल्डरिंग किया जाता है वेवगाइड के साथ फ्लेंजेस को, अगर लोअर फ्रीक्वेंसी पे काम करना है। और अगर हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करना है तो प्लेन फ्लेंजेस आर यूज। प्लेन फ्लेंजेस ये इसके दो टाइप्स हैं, जैसे प्लेन फ्लेंजेस एकदम प्लेन फ्लेंजेस यूज किया जाता है हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करना है एंड इट विल फिटेड विद द हेल्प ऑफ बोल्ट। ये बोल्ट के हिसाब से यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी के वक्त अपन ने क्या किया, डायरेक्ट सोल्डरिंग की, जो डायरेक्ट उसको सोल्ड किया। और यहाँ पे क्या किया अपन ने, हायर फ्रीक्वेंसी के वक्त उसे नट बोल्ट लगाया टू इंश्योर परफेक्ट मैकेनिकल मैच। लेकिन वो परफेक्टली मैकेनिकल मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये ऊपर जा रहा और जिसको कनेक्ट किया जा रहा है वो नीचे जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर बाय दिस अनवांटेड लॉसेस कैन बी अवॉइडेड। अगर परफेक्टली मैच है तो इसमें लॉसेस जो है वो अवॉइड होंगे। अगर परफेक्टली मैच नहीं है तो अनवांटेड लॉसेस वहाँ पे होंगे, इसके वजह से सिग्नल लॉस होंगे। नेक्स्ट है बेंड्स। ये है बेंड, आपको जो दिख रहा है एच प्लेन बेंड, इस तरीके से बेंड होता है। अगर वेवगाइड जो है ये अपने को बेंड के फॉर्म में होना, अगर यहाँ से सिग्नल निकालना है, जैसे अपने घर में इलेक्ट्रिक की फिटिंग रहती है तो इलेक्ट्रिक फिटिंग कभी कभी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक के वायर है यहाँ से ऐसा आके कभी कभी टर्न करने की, क्योंकि जो स्विच बोर्ड है वो नीचे रहता है, तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में जो रहता है बोर्ड सीधा यहाँ से आके वो टर्न करता है स्विच बोर्ड के तरफ जहाँ स्विच का बोर्ड रहता है। तो वहाँ जैसे तो वैसे वेवगाइड में भी वैसी चीज़ होती है, बेंड करके एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, अ पीस ऑफ वेवगाइड स्मूथली बेंड इन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड फॉर डोमिनेंट मोड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एच प्लेन बेंड। यानी एक अगर वेवगाइड लिया गया जो स्मूथली बेंड है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड फॉर डोमिनेंट मोड होता है, यानी इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड के वजह से उस टाइम पे जब ये वेवगाइड को जॉइन किया जाता है और उसको बेंड किया जाता है, तो यहाँ पे एक वेवगाइड कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक दूसरी वेवगाइड कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो डोमिनेंट मोड में रहता है वो इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, तो उसे कहते हैं एच प्लेन बेंड, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के बेंड है, एक है एच प्लेन बेंड, एक है ई प्लेन बेंड, और इसका एनिमेशन डायग्राम ये है। प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ द सिग्नल थ्रू बेंड, सिग्नल वेवलेंथ शुड बी प्रॉपर। अगर उसमें से अगर सिग्नल अपने को पास करना है तो सिग्नल की जो वेवलेंथ है वो प्रॉपर रहना चाहिए। अगर सिग्नल की वेवलेंथ प्रॉपर नहीं रहेगी तो सिग्नल का लॉस होगा, और उस टाइम पे सिग्नल एक अगर इनपुट यहाँ से दिया तो प्रॉपरली आउटपुट नहीं मिलेगा, अंदर में जो है वो लॉसेस होंगे अगर सिग्नल की वेवलेंथ प्रॉपर नहीं रही तो। नेक्स्ट है कॉर्नर। अभी वहाँ पे आपने देखा था कि जो बेंड है कुछ ऐसा कॉर्नर टाइप था, लेकिन अगर शार्प चाहिए, शार्प का मतलब क्या कि यहाँ से टर्न होकर डायरेक्टली ये शार्प 90 डिग्री शार्प हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से इनपुट दिया तो ये शार्प हो रहा,
टर्न हो रहा है। जैसे एच प्लेन मीटर कॉर्नर है, ये ई प्लेन मीटर कॉर्नर है, तो दो टाइप के कॉर्नर इसके टाइप होते हैं। तो कॉर्नर है एक नेक्स्ट। तो इसमें क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। इन केस ऑफ लार्ज वेवलेंथ बेंड इज नॉट स्मूथ। अगर वेवलेंथ लार्ज हो, अपन इसके पहले ही देखा बेंड में क्या था कि अगर वेवलेंथ प्रॉपर नहीं तो उसमें लॉसेस होंगे और इसके वजह से, लेकिन लार्ज वेवलेंथ में तो बेंड बिल्कुल भी काम नहीं करता है, वो स्मूथ नहीं रहता है, तो उस टाइम पे कॉर्नर यूज किया जाता है। देयरफॉर कॉर्नर आर यूज इंस्टेड ऑफ इट। Corner produce unwanted reflections because of their shape, that is 90 degree corner। ये क्या करता है, कॉर्नर प्रोड्यूस अनवांटेड रिफ्लेक्शन, यानी इसमें एक डिसएडवांटेज है कि ये अनवांटेड रिफ्लेक्शंस प्रोवाइड करता है। अनवांटेड रिफ्लेक्शन ये इसके अंदर तैयार होता है क्योंकि इसमें एकदम 90 डिग्री कॉर्नर है। ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री कॉर्नर है, इसके वजह से इसमें अनवांटेड रिफ्लेक्शन अंदर तैयार होती है जो अपने को नहीं चाहिए। ये एक प्रकार का अनवांटेड रिफ्लेक्शन लॉसेस है। टू अवॉइड सच रिफ्लेक्शन, इसका सोल्यूशन भी है। टू अवॉइड सच रिफ्लेक्शन वेयर कट 90 डिग्री पार्ट एंड कन्वर्ट इनटू द लीनियर पार्ट। एकदम वो 90 डिग्री कट करके उसको एक लीनियर पार्ट में, लीनियर है ना, एकदम एक ऐसा 90 डिग्री ना होते हुए ऐसे स्मूथ रखते हैं। नहीं तो अगर शार्प रहा, जैसे यहाँ देख रहे हो एकदम शार्प टर्न है, उसके बदले यहाँ पे एकदम ऐसा लीनियर है। यहाँ से देखिए ऐसा टर्न हो रहा है, ये लीनियर पार्ट किया तो यहाँ पे अनवांटेड जो यहाँ पे लॉसेस हो रहे थे, रिफ्लेक्शन आ रहे थे, वो अपन अवॉइड कर सकते। सच कॉर्नर आर एच प्लेन मीटर कॉर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे एच इस टाइप के इसको बोला जाता है एच प्लेन मीटर कॉर्नर। इफ वी चेंज डायरेक्शन अगेन देन डबल मीटर कॉर्नर यूज फॉर प्रॉपर रिफ्लेक्शन। अगर चाहिए कि यहाँ से यहाँ वेवगाइड ऐसी मुझे चाहिए कि यहाँ से टर्न करके या इधर सिग्नल आना चाहिए, अगर कल और आगे जाके ऐसी रिक्वायरमेंट आई तो मुझे यहाँ पे फिर से एक लगाना पड़ेगा कॉर्नर, तो ये कॉर्नर यहाँ से टर्न होके आगे टर्न होके इधर जा सके। तो ऐसा, तो यहाँ पे अगर ये इसलिए यहाँ कहा गया है कि अगर डायरेक्शन फिर से चेंज करना है, अगेन चेंज करना है डायरेक्शन, तो डबल मीटर कॉर्नर यूज फॉर प्रॉपर रिफ्लेक्शन। प्रॉपर रिफ्लेक्शन के लिए एक कॉर्नर से काम नहीं होगा, वहाँ पे दूसरा कॉर्नर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टैपर। टैपर इस तरीके से दिखता है, ये डायग्राम में निकालने के लिए और ये एक्चुअल में ये एग्जाम में निकालने के लिए, और ये एक्चुअल में दिखता है ऐसा। टैपर क्या है, वेन द डिफरेंट टाइप ऑफ कपल वेवगाइड हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ सर्कुलर वेवगाइड है और यहाँ पे रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, तो अगर रेक्टेंगुलर वेवगाइड को सर्कुलर वेवगाइड के साथ ज्वाइन करना है तो टैपर यूज किया जाता है। व्हेन द डिफरेंट टाइप ऑफ कपल वेवगाइड हैविंग डिफरेंट डायमेंशन एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया सच केस टैपर इज रिक्वायर्ड। अगर उसका वो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ कपल वेवगाइड है हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, उसका डायमेंशन अलग है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, इन सच केस टैपर इज यूज। ठीक है, तो अगर सर्कुलर है यहाँ पे रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पे टैपर यूज किया जाता है दोनों को जॉइंट करने के लिए। अगर रेक्टेंगुलर वेवगाइड और सर्कुलर वेवगाइड एक में को जॉइंट करना है तो टैपर यूज करना, वहाँ पे टैपर का यूज किया जाता है। Then taper used for waveguide, there is chances of unwanted reflections, but it can be reduced by selecting proper waveguides cross sectional area। अनवांटेड रिफ्लेक्शन इसके अंदर भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन अगर अपन ने प्रॉपर साइज का वेवगाइड यहाँ पे यूज किया तो और प्रॉपर वेवगाइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज किया तो उस टाइम पे अनवांटेड रिफ्लेक्शन अपन रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, ये होता है टैपर। नेक्स्ट है ट्विस्ट। अगर सिग्नल को वेवगाइड को 90 डिग्री ट्विस्ट करना है, जैसे यहाँ पे देखिए ये अपर है और ये 90 डिग्री ट्विस्ट करके इस तरीके से हुआ है, यानी ये
वर्टिकल है और यहाँ पे ये सीधा 90 डिग्री होके ये हॉरिजॉन्टल हो गया है, या फिर 45 डिग्री को शिफ्ट करना है। यहाँ पे ऐसा देखिए और यहाँ पे ये ट्विस्ट हुआ है 45 डिग्री, यहाँ पे आप देखिए ऐसा है और थोड़ा सा यहाँ पे ये शिफ्ट करके 45 डिग्री हुआ है, 45 डिग्री ट्विस्ट। ये दो डायग्राम है तो, और ये एक्चुअल व्यू है और ये एनिमेटेड डायग्राम है उसकी। तो ट्विस्ट क्या होता है वो आपको यहाँ से डायग्राम से समझ में आया है कि एक वेवगाइड का सिग्नल अपने को 90 डिग्री शिफ्ट करके दूसरी जगह भेजना है, या फिर उसको एक वेवगाइड यहाँ कनेक्ट किया और दूसरा वेवगाइड 45 डिग्री शिफ्ट करके आगे भेजना है, तो दूसरा वेवगाइड यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से 45 डिग्री शिफ्ट ट्विस्ट होके आगे बढ़ेगा। When change of direction of polarization direction required, then twist section may be required। ठीक है, when change of direction of the polarization required, then twist section may be required। यहाँ पे चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है, उसका रास्ता अगर अपने को चेंज करना है तो यहाँ पे ट्विस्ट सेक्शन यूज किया जाता है। Wavelength polarization required to convert vertical to horizontal polarization and horizontal to vertical polarization। यहाँ पे दिख रहा है vertical to horizontal polarization और horizontal to vertical polarization। तो यहाँ पे वेवलेंथ पोलराइजेशन रिक्वायर्ड होता है, यानी सिग्नल भी उसी तरीके से वहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, उसका रास्ता भी उस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा। There are different type of twist, out of which 90 degree and 45 degree twist are shown in figure। different type of twist है 90 degree और 45 degree shown in figure। एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्ट, इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। रडार सिस्टम में यूज किया जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किया जाता है और माइक्रोवेव सिस्टम में ये यूज किया जाता है। रोटेटिंग कपलिंग, रोटेटिंग कपल इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से ये रोटेशन होता है और ये इसका डायग्राम है। तो रोटेटिंग कपलिंग क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं। रोटेटिंग कपलर इज यूज इन रडार, रडार में यूज किया जाता है जहाँ सर्कुलर कंटिन्यू वेव रडार रहता है वहाँ, वेयर वेवगाइड इज कनेक्टेड टू द हॉर्न एंटीना, जहाँ पे वेवगाइड हॉर्न एंटीना को कनेक्ट करते हैं। फीडिंग टू द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर विच मस्ट रोटेट फॉर द ट्रैकिंग, यानी ये रडार में हॉर्न एंटीना कनेक्ट करते हैं या फिर वेवगाइड और हॉर्न एंटीना कनेक्ट करते हैं और ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को इनपुट देने के लिए काम में आता है। तो जो अपना रडार में उसे जो ऑब्जेक्ट है, टारगेट है, उसे ट्रैक करने के लिए रोटेटिंग कपलिंग यूज करते हैं। उसके लिए आपको एक रडार का टॉपिक नंबर 5 का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे वहाँ पे आपको एंटीना के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। द रोटेटिंग कपलिंग मोस्ट प्रोबेबली यूज इन सर्कुलर वेवगाइड। रोटेटिंग कपलिंग कहाँ पे यूज किया जाता है मैक्सिमम टाइम, सर्कुलर वेवगाइड, क्योंकि आप अपने पास दो वेवगाइड है, एक है हॉरिजॉन्टल वेवगाइड या फिर रेक्टेंगुलर वेवगाइड और दूसरा है सर्कुलर वेवगाइड। तो रोटेटिंग कपलिंग कहाँ यूज किया जाता है मैक्सिमम टाइम, सर्कुलर वेवगाइड में। डायग्राम shows the rotating part of the waveguide is circular and carries the TM01 mode। TM01 मोड, पहले चैप्टर में TM01 मोड क्या रहता है वो इसके बारे में डिटेल में दिया है। डायग्राम शो द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द वेवगाइड इन सर्कुलर, यानी सर्कुलर इसमें इस तरीके से यहाँ पे आपको डायग्राम में ये चीज़ दिख रही है। When the rectangular pieces in this carry dominant TE10 मोड, यानी रेक्टेंगुलर अगर यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट ऑफ द सर्कुलर कैरी, यानी अगर सर्कुलर है तो TM01 मोड यूज करते हैं और अगर रेक्टेंगुलर पीसेस लिए तो ये TE10 मोड यूज करते हैं। ये कैरी करता है TE10 मोड। अभी TM01 मोड और TE10 मोड ये क्या रहता है,
इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 1 अच्छे से देखना है। तो फिलहाल इतना ही, आप इसके बारे में 2 सेंटेंस याद रखना है आपको कि अगर सर्कुलर वेवगाइड है तो ये TM01 मोड कैरी करता है, और रेक्टेंगुलर वेवगाइड है तो ये TE10 मोड कैरी करता है। एप्लीकेशन देख लेते टी के। एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर इन डुप्लेक्सर इन रडार। डुप्लेक्सर में यूज किया जाता है। इन कपलिंग एलिमेंट इन इज रिफ्लेक्शन एम्पलीफायर। रिफ्लेक्शन एम्पलीफायर में यूज किया जाता है। इन फेज लॉक एलिमेंट में यूज किया जाता है। इन कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम रहती है, जैसे LIC सब्जेक्ट में फेज लॉक लूप है तो वहाँ पे ये यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है। एप्लीकेशन ऑफ आइसोलेटर। आइसोलेटर कहाँ यूज किया जाता है? यूज टू प्रोटेक्ट हाई पावर RF सोर्सेस। हाई पावर RF सोर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये कभी कभी ख़राब हो सकता है, बस्ट हो सकता है हाई पावर की वजह से, तो वह आइसोलेटर यूज करते हैं। क्योंकि आइसोलेटर सोर्स से लोड तक सिग्नल जाने देता है, लेकिन लोड से जब वापस आ जाता है तो उसे रोक देता है। तो ये यहाँ पे यूज करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। यूज ऑन आउटपुट ऑफ द सिग्नल जनरेटर, यानी सिग्नल जनरेटर के आउटपुट में आइसोलेटर यूज करते हैं। यूज इन मेजरिंग इक्विपमेंट। मेजरिंग इक्विपमेंट में ये यूज किया जाता है। यूज इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। यूज इन इलेक्ट्रॉनिक पावर इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक पावर इंस्ट्रूमेंट में ये आइसोलेटर यूज किया जाता है। यूज इन टेम्परेचर सेंसर ट्रांसमीटर, प्रेशर सेंसर ट्रांसमीटर, लिक्विड लेवल सेंसर ट्रांसमीटर, ह्यूमिडिटी सेंसर ट्रांसमीटर, फ्लक्स सेंसर ट्रांसमीटर, गैस सेंसर ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल सेंसर ट्रांसमीटर। यहाँ पे ये अलग अलग सेंसर, जितने भी सेंसर्स है उसके ट्रांसमीटर में ये कनेक्ट किया जाता है आइसोलेटर। तो इसका ये एप्लीकेशन है। रिवाइज कर लेते क्या क्या चीज़ पढ़ी अपन ने। फेराइट कंपोनेंट आइसोलेटर, सर्कुलेटर पढ़ा, आइसोलेटर पढ़ा, सर्कुलेटर में यहाँ पे पढ़ा है। उसमें फ्लेंजेस पढ़ा, रोटेटिंग कपलिंग पढ़ा, बेंड्स पढ़े, कॉर्नर पढ़े हैं, टैपर्स पढ़े और ट्विस्ट पढ़ा है। इसमें एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक बार देख लेते हैं। स्केच द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कुलेटर एंड इट्स 2 एप्लीकेशन ऑफ ईच। सर्कुलेटर के कंस्ट्रक्शन और उसके एप्लीकेशन पूछे गए हैं। ड्रॉ द नीट स्केच ऑफ बेंड। बेंड के स्केचेस निकालने के लिए बोला गया है। ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोवेव सर्कुलेटर एंड आइसोलेटर, लिस्ट इट्स एप्लीकेशन। इसमें ड्रॉ करना है सर्कुलेटर और आइसोलेटर, उसके एप्लीकेशन लिखना है। ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ आइसोलेटर एंड इट्स वर्किंग। कंस्ट्रक्शन डायग्राम निकालना है आइसोलेटर का और उसका वर्किंग एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। आइसोलेटर और सर्कुलेटर का फंक्शन अपने को बताना है। वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलेटर एंड इट्स एप्लीकेशन। थैंक यू दोस्तों।